बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सेकेंड ईयर के स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशंस हैं वो एक्सप्लेन करूँगी। सेकेंड ईयर की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में जो बुक है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सेकेंड ईयर की स्टैट्स की डेफिनेशन एक्सप्लेन करूँगी स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो कि 2021 में स्मार्ट सिलेबस दिया गया है। मेरी पिछली वीडियो स्मार्ट सिलेबस की एक्सप्लेनेशन पे थी, उसमें डेफिनेशन एमसीक्यूज़ कहाँ से आने हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस कहाँ से आने, एग्जांपल्स कौन सी होंगी, वो सब एक्सप्लेन किया गया था। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करूँगी जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप देखें कि 10 चैप्टर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इस चैप्टर की डेफिनेशंस मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी। जी, इसके डेफिनेशंस में क्या है? पहली डेफिनेशन इसकी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आ जाएगा? द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अनडाउटली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली यूज्ड ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी लॉज because the normal random variable thus frequently occur in practical problems such as height as weight of individuals, IQ scores, errors of measurement etc. ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में उसकी इम्पोर्टेंस बताई गई है। Thus, a great many techniques used in applied statistics are based on the normal distribution. The formal definition follows. जी, ये definition है normal probability density function की। ये आपको आ सकती है पेपर में। A continuous random variable x is normally distributed if and only if its probability density function is दिस वन। अब आपको पता है कि ये इसका डेंसिटी फंक्शन है, ये वाला 1/(σ √2 पाई e की पावर -1/2 x माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर, और इसकी रेंज है x ग्रेटर -इन्फिनिटी एंड लेस देन इन्फिनिटी। जी स्टूडेंट्स, तो आपने ये लाइन और ये लाइन याद करनी है, साथ ये फार्मूला याद करना है, और ये इसकी रेंज है। ये हमारी नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन। डेंसिटी याद रखें, जब ये वर्ड आ जाएगा ना तो उसका मतलब है कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल से हम इसको डिनोट करते हैं, कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल। जी, उसके बाद ये आप एक बार देख लें कि ये बस रीड कर लें कि एमसीक्यूज़ के हवाले से। आ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ करेक्टराइज्ड बाय 2 पैरामीटर्स। इसके म्यू एंड सिग्मा पैरामीटर्स हैं। अच्छा, क्लास मज़े की बात एक यहाँ पे देखें कि म्यू और सिग्मा स्केयर इसका पैरामीटर नहीं है। आपने इस बात का बड़ा ध्यान रखना है। आप कहते हैं कि म्यू एंड सिग्मा स्केयर इसके पैरामीटर्स हैं। इसके पैरामीटर्स म्यू एंड सिग्मा हैं। इट्स मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये इसके 2 पैरामीटर्स हैं। नेक्स्ट जी स्टूडेंट्स, इसमें ये आपने इसके पैरामीटर्स भी देख लिए। म्यू एंड सिग्मा इसके 2 पैरामीटर्स हैं। इसको डिनोट इससे किया जाता है एक्स फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, और म्यू विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। जी, यानी कि इस पेज पे आपको याद सिर्फ ये वाली पेज एक करना है, ये लाइन फार्मूला याद करना है, रेंज याद करनी है, और इसके पैरामीटर्स 2 पता होने चाहिए। और ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की इम्पोर्टेंस है इसको एक बार जस्ट रीड कर लें, हो सकता है आपके एमसीक्यूज़ में किसी काम आ जाए। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 2। इसमें आपका यहाँ पे ये तो ऐसा कोई इम्पोर्टेंस नहीं है इसकी, आप देख लें। प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दैट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने ये ज़रूर याद करनी है सारी प्रॉपर्टीज़। कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन is a continuous distribution that ranges from -infinity to +infinity। कि हमारे जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक उसकी कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी रेंज -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी है। मींस ये अगर हम इस डायग्राम को देख रहे हैं तो ये एक एक पॉइंट से होकर गुजर रही है। ऐसा नहीं है कि ऐसे करके जंप करके ऊपर चली गई है, एक एक पॉइंट से होकर गुजर रही है
इस इट मीन्स ये हमारे पास कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। उसकी रेंज -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, यानी कि -इन्फिनिटी से स्टार्ट हो सकती है और +इन्फिनिटी तक जा सकती है। यहाँ पे तो सिर्फ इस तरफ पॉजिटिव पोर्शन में रखा हुआ है ना, लेकिन इसकी रेंज है -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी इसकी क्या है जी? टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज़ यूनिटी। आपको पता है इस कर्व के अंदर टोटल एरिया जो है, यानी कि अगर इसको हम टोटल एरिया को देखें तो वो 1 के बराबर है, यूनिटी। दैट इज़, अब ये आप प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन -इन्फिनिटी, क्योंकि रेंज इसकी यहाँ से यहाँ तक है, इज इक्वल्स टू 1, कि उसकी प्रोबेबिलिटी एरिया को कहते हैं, एरिया जो है ना वो प्रोबेबिलिटी ही होगा, इज इक्वल्स टू 1। मॉड एंड मैक्सिमम ऑर्डिनेट क्या है? द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज यूनिमॉडल, इट्स मॉड इज म्यू एंड इट्स मैक्सिमम ऑर्डिनेट एट x इक्वल्स टू म्यू इज़। अब देखें, यही फार्मूला जो था ओरिजिनल, ये ओरिजिनल फार्मूला था ना, 1/σ√2 पाई e की पावर -1/2, इधर म्यू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर था। अब x की जगह पे वो कह रहे हैं कि अगर आप म्यू पुट कर ले, मैक्सिमम ऑर्डिनेट का मतलब ही ये है कि जहाँ जहाँ पे x है वहाँ आपने म्यू पुट करना है। आपने म्यू पुट किया तो दोनों आपस में माइनस हो गए, कैंसिल हो गए, ज़ीरो हो गए, ये ज़ीरो तो ज़ीरो ओवर समथिंग ज़ीरो, e की पावर 0 दैट इज़ इक्वल्स टू 1। स्टूडेंट्स, e की पावर 0 इज़ इक्वल्स टू 1 होती है, इसलिए ये पूरा का पूरा 1 हो गया और हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया। फोर्थ हमारी है प्रॉपर्टी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। दस, आप देखें इसमें मीन मीडियन मॉड बराबर हैं, किसके बराबर है? म्यू के। आप यहाँ पे देख लें कि इसमें मीन मीडियन मॉड तीनों बराबर होते हैं। यहाँ पे इस जगह पे अगर मैं कोई एक ले लूँ, ये वाली चूज़ कर लूँ, या इधर से ये पहली ही चूज़ कर लूँ, तो इसके अकॉर्डिंग सेंटर में मीन है, मॉड भी इधर है क्योंकि पीक इधर है, और मीडियन भी इधर है क्योंकि सेंटर पॉइंट भी इधर है। तो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें बोथ टेल इधर से और इधर से टेल बराबर हों, उसका यही मतलब है कि उसमें मीन मीडियन मॉड आपस में बराबर हैं और बराबर है म्यू के। द लोअर क्वार्टाइल इज़ RQ1 एंड द अपर क्वार्टाइल दैट इज़ x इज इक्वल टू 0.75 RQ3। ये लोअर क्वार्टाइल Q1 है, अपर क्वार्टाइल Q3 है। R इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स मीन म्यू, म्यू से वो बराबर फासले पे मौजूद है। आपको पता है ना, ये अगर डायग्राम है और उसमें सेंटर में इधर मीन म्यू है, तो एग्जैक्टली इधर इक्वल डिस्टेंस पे Q1 है और उससे इक्वल डिस्टेंस पे Q3 है। ठीक है, Q1 एंड Q3। ऑल ऑड ऑर्डर मोमेंट्स अबाउट मीन आर ज़ीरो। अब इसमें μ1 μ3 μ5 इज इक्वल्स टू सब ज़ीरो के बराबर हैं। ये प्रॉपर्टी है, ये आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखनी है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तमाम ऑड ऑर्डर्स जो हैं मोमेंट्स के, वो सब ज़ीरो हैं। आप जब मोमेंट्स फाइंड करते हैं, अगर आपको पता हो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो वो हम खुद से बता देते हैं μ1 भी ज़ीरो है, μ3 भी ज़ीरो है, एंड सो ऑन। जी स्टूडेंट्स, इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है स्पेशल एरियाज, पेज नंबर 3 है, स्पेशल एरियाज अंडर द कर्व। अब देखें एरियाज, कुछ स्पेशल एरियाज हैं। 0.6827 किसके एरिया में है? म्यू माइनस सिग्मा, म्यू प्लस सिग्मा के दरमियान जो रेंज है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर बना देती हूँ, और आपको पता है इधर सेंटर पॉइंट मीन है, म्यू है, और एग्जैक्टली इधर पीछे हो सकता है सिग्मा इधर आके लाई कर रहा हूँ, इधर, और हो सकता है प्लस सिग्मा करूँ तो वो इधर लाई कर रही, नहीं कि ये रेंज हमारे पास आ गई है। ऊपर भी मैं लेके जाऊँ इसको, तो ये रेंज हमारे पास आ गई है 0.6827, ये एरिया है। अगर मैं सिग्मा के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दूँ, म्यू माइनस प्लस माइनस 2 सिग्मा, तो थोड़ा सा इधर और पीछे आ जाएगा, इधर से इधर थोड़ा और पीछे आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे एक लाइन लगेगी, इधर एक लाइन लगेगी, और वो सारा पोर्शन कितना हो गया? वो यकीनन इससे बड़ा होगा, ये छोटा ना, वो ज़्यादा पोर्शन कवर कर रहा है, तो वो 0.9545 है। और अगर मैं 3 सिग्मा कर दूँ, तो वो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, एक पॉइंट इधर, और ये सारा एरिया इसमें आ रहा है। क्योंकि एंड वाला थोड़ा सा यहाँ से और यहाँ से मिसिंग हो रहा है ना, इसलिए एग्जैक्ट 1 के बराबर नहीं है। वरना आपको पता है टोटल प्रोबेबिलिटी अंडर द
कर्व 1 के बराबर होती है। तो ये देखें 0.9973 1 के करीब ही है, वो ये सारी रेंज आ जाएगी। जी स्टूडेंट्स, मीडियन, क्वार्टाइल्स एंड क्वार्टाइल डेविएशन। मीडियन आपको पता है म्यू के बराबर है, ये मीडियन है ना, 0.5 को मीडियन कहते हैं, या आप मीडियन यहाँ पे लिख भी सकते हैं। मीडियन इज इक्वल्स टू म्यू के बराबर है, और ये Q1 है। Q1 इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा, और Q3 इज इक्वल्स टू म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा। अब आपने क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला लिखना है। क्वार्टाइल डेविएशन आपको पता है Q3 माइनस Q1 होता है, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, और इसका दूसरा फार्मूला ये है 0.6745 सिग्मा भी इसको कहते हैं। ठीक है, आपने ये चीज़ याद रखनी है, क्वेश्चन में यूज़ हो सकती है, एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती है। क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 0.6745 सिग्मा। जी, इस प्रॉपर्टीज़ में ना आपको जो चीज़ें हैं वो एमसीक्यूज़ में आ सकती हैं, और ये अप्रॉक्सीमेटली 2/3 सिग्मा के बराबर है, यानी कि क्वार्टाइल डेविएशन 2/3 सिग्मा के बराबर है। और ये आपका म्यू है, म्यू किसके बराबर है, Q3 प्लस Q1 ओवर 2। सिग्मा किसके बराबर है, Q3 माइनस Q1 ओवर 1.349। ये सारे फार्मूलाज आपको आने चाहिए। वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन। इन नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन द वेरिएंस, द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन आर हेयर। वेरिएंस आपको पता है सिग्मा स्क्वायर होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है सिग्मा के बराबर होता है, और मीन डेविएशन आपको ये भी पता है कि सिग्मा बाहर लिखना है √2 ओवर पाई, और ये बराबर है 0.7979 सिग्मा, और इट फॉलोज दैट इट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 4/5 सिग्मा। जी, क्वार्टाइल डेविएशन 2/3 सिग्मा के बराबर है, और मीन डेविएशन 4/5 सिग्मा के बराबर है। मोमेंट्स एंड मोमेंट रेशियोज क्या होते हैं, मोमेंट μ1, μ2, μ3, μ4 हैं। ये किसके बराबर हैं, 0 सिग्मा स्क्वायर, 0 3 सिग्मा की पावर 4, और β1 किसके बराबर है, μ3 स्क्वायर ओवर μ2 क्यूब, μ4 β2 किसके बराबर है, μ4 ओवर μ2 स्क्वायर। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पहले भी बताया था कि β1 0 के बराबर होता है, β2 3 के बराबर होता है। कैसे, यहाँ पे बताते हैं। ऑड मोमेंट आपको बताया है 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। μ2 इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, यानी कि जो वेरिएंस है ना, वेरिएंस के बराबर होता है सेकंड मोमेंट। 4 मोमेंट का फार्मूला है 3 सिग्मा की पावर 4। ये चारों आपने याद करनी है, ठीक है। ये दोनों तो आपको पता है 0 के बराबर है। μ2 सिग्मा स्क्वायर के बराबर है, μ4 इज इक्वल टू 3 सिग्मा की पावर 4 के बराबर है। अब ये आपने दो फार्मूलाज में पुट किए। यहाँ पे μ3 है ना, μ3 का स्क्वायर, μ3 तो आपको पता है 0 है, इट मीन्स ऊपर 0 आ गया, ऊपर 0 तो ये टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी। β1 0 और β2 3 कैसे हुआ है, μ4 की जगह पे 3 सिग्मा की पावर 4 लिख लिया, μ2 की जगह पे सिग्मा स्क्वायर लिख लिया, और सिग्मा स्क्वायर ऊपर मिल के 4 हो जाएगा। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, और आंसर हमारे पास 3 रह गया। पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है, The points of inflection of the normal probability density function are equidistant from mean mu. जी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आर बराबर फासले पे हैं म्यू से, यानी कि x इज इक्वल टू म्यू माइनस सिग्मा या म्यू प्लस सिग्मा, ये दोनों आपस में बराबर फासले पे हैं। द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ बेल शेप्ड, ये एक बेल शेप ऐसे करके आपको पता ना, एक बेल की शेप बनी हुई है इस डिस्ट्रीब्यूशन की, ये एक बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन है। असिम्प्टोटिक कर्व क्या है, द नॉर्मल कर्व इज़ असिम्प्टोटिक टू द एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस आपको होता है ना, ऐसे करके ऐसे एक्सिस होता है, और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग ये असिम्प्टोटिक कर्व है कि उसके साथ साथ मूव करता है। दैट इज एक्स ग्रोज विदाउट बाउंड, द कर्व गेट्स क्लोजर एंड क्लोजर टू द एक्स एक्सिस बट ऑलवेज स्टे अबव इट, यानी कि ये जो कर्व है ना, ये एक्स एक्सिस इससे करीब से करीब तरीन होता जाएगा, यानी कि यहाँ पे आके करीब से करीब, लेकिन इसको टच कभी भी नहीं करेगा, इसके साथ 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 आगे चलेगा। द कर्व हैज़ अ सिंगल पीक, इसकी एक सिंगल पीक होती है इन द मिडल एंड टैपर्स ऑफ ग्रेजुअली, और जो टैपर्स इसके ग्रेजुअली नीचे जा रहे हैं। एट बोथ एंड्स एंड नेवर मीट्स द एक्स एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करते।
रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी भी इसकी है कि अगर हमारे पास x1 x2 दो रैंडम वेरिएबल्स हों, दो सेपरेट वेरिएबल्स हैं और दोनों इंडिपेंडेंट नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स हैं, दोनों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कर रहे हैं, तो दोनों की क्या होगी n, पहले की x1 की क्या होगी x1, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं x1 फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद μ1 सिग्मा 1 स्क्वायर। इसी तरह x2 के लिए लिखा जा सकता है x2 follows normal distribution with mu2 and sigma 2 square। ठीक है, ये हमारे पास इसकी रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी आ गई है। और ये फिर रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दोनों का कंबाइन, अगर हम दोनों को प्लस कर दें, वेरिएबल्स को x1 प्लस x2 कर दें, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमारे पास ये बन जाएगा कि x1 प्लस x2 फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद μ1 प्लस μ2 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर। इस प्रॉपर्टी का मकसद यही है कि आपको बताया जा सके कि अगर सेपरेट दो वेरिएबल्स हैं, उनको कंबाइन कर दिया जाए तो उन कंबाइन के मीन एंड वेरिएंस क्या होंगे, उनके मीन एंड वेरिएंस को भी प्लस कर देंगे। ठीक है, नॉर्मल कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये आप जस्ट एक बार रीड कर लें, सच बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है। स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल क्या है, ये आपने याद करनी है। अ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल x विद मीन म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा can easily be transformed into a standard normal random variable z। x से z में हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे by the transformation z is equals to x minus mu over sigma which has mean is equals to 0 and variance is equals to 1। अब इसमें mean 0 है, variance 1 है, variance 1 means sigma भी 1 होगा। तो ये रिलेशन है mean 0 and variance 1 कर दिया जाए किस में, ओरिजिनल, ये तो स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है ना, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम आगे पढ़ेंगे। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम कैसे मूव किए हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले में मीन 0 पुट कर दें, वेरिएंस 1 पुट कर दें, तो हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएंगे। ठीक है, ये रिलेशन है, ये बड़ा अच्छी तरीके से आपने याद करना है रिलेशन, z इज इक्वल्स टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपने स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी ये आपने डेफिनेशन याद करनी है। और इफ़ द रैंडम वेरिएबल x हैज़ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर देन द रैंडम वेरिएबल z इज इक्वल्स टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा हैज़ अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1। ठीक है, और ये बेसिकली आपने ज़रूर याद करनी है, ये वाली डेफिनेशन। स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, डेंसिटी का वर्ड इसमें आ गया ना, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल z, यानी कि z की जब हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की बात करेंगे तो उसको हम डिनोट करेंगे फाई ऑफ z से, और उसका फार्मूला ये है 1/√2 पाई e की पावर माइनस जेड स्क्वायर ओवर 2। अब देखें यहाँ पे आपको पता सिग्मा था तो वो 1 हो गया फार्मूले में, पिछले फार्मूले में, और यहाँ पे जो x माइनस म्यू ओवर सिग्मा था उसकी जगह पे हमने z लिख लिया, क्योंकि अब ये z का फंक्शन है, यहाँ पे z हो गया। यानी कि अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो आपने इस जगह 1 का पुट कर दिया, इधर x माइनस म्यू जब था x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, तो इसको जगह आपने z पुट कर दिया, तो z स्क्वायर हो गया यहाँ पे, ये z स्क्वायर ओवर 2, ये इसकी रेंज है और ये आपने याद करनी है, ये 2 लाइंस और ये रेंज। जी स्टूडेंट्स, उसके बाद आपने ये जस्ट आप रीड कर लें, स्टैंडर्ड नॉर्मल कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये आप देख लें, ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, ये आपने याद करने हैं फार्मूलाज, इनके अकॉर्डिंग, इनके बगैर हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कि प्रोबेबिलिटी है, इसको पढ़ने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन आर इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू फाई ऑफ a, प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू 1 माइनस फाई ऑफ a, प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू a इज लेस देन आर इक्वल्स टू b, ये किसके बराबर है, फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a। नेक्स्ट, फाई ऑफ माइनस a बराबर किसके है, 1 माइनस फाई ऑफ a, और प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू फाई ऑफ माइनस a, प्रोबेबिलिटी ऑफ z मॉड किसके बराबर है, लेस देन आर इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू 2 फाई ऑफ a माइनस 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ z मॉड ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू a दैट इज इक्वल्स टू 2 फाई ऑफ माइनस a। जी स्टूडेंट्स, ये फार्मूलाज आपने ज़रूर याद करने हैं
कि ये किस किस के बराबर हैं, ये आपको आते भी होंगे कि इसमें मॉड में क्या फार्मूलाज हैं और इन सब में क्या फार्मूलाज आ जाएंगे। ये जस्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपने नहीं करना। जी स्टूडेंट्स, यहाँ से एग्जांपल स्टार्ट हो गए। एग्जांपल तो आप में शामिल भी नहीं है। नेक्स्ट ये एग्जांपल है। एग्जांपल्स से रिलेटेड अगर आप कहेंगे तो मैं सेपरेट आपको समझा सकती हूँ जो एग्जांपल आपको समझ नहीं आई। फ़िलहाल इस वीडियो में मैं आपको जस्ट डेफिनेशंस एक्सप्लेन करूँगी। जी ये पेज नंबर आ जाए 11 पे, पेज नंबर 11 है। यूज़ ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल्स फॉर एनी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखें, यही जो अभी मैंने फार्मूलाज आपको सिखाए हैं ना, ये उसके अकॉर्डिंग ही हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू a, इसका क्या मतलब है कि फाई ऑफ a, आपको पता है ना, इसको मैंने कहा है कि आप इसको फाई ऑफ a में देख सकते हैं। इसको पहले z में कन्वर्ट करेंगे और इसको फाई ऑफ a में देख लेंगे। ग्रेटर है तो इसका मतलब है 1 माइनस फाई ऑफ a करेंगे हम। और आपको पता है बिटवीन के लिए फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a। तो ये फार्मूलाज वही हैं जो मैंने अभी आपको पीछे करवाए हैं। ये वाले मैं आपको दिखा देती हूँ, ये फार्मूलाज, ठीक है, इन्हीं को एक्सप्लेन दोबारा किया गया है। नेक्स्ट ये एग्जांपल्स हैं। आई होप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 10.1 कंप्लीट हो गई है एंड 10.2 भी ऑलमोस्ट डन है, यानी कि आपका ये कंप्लीट हो गया है डेफिनेशंस। अब आपने ये MCQs हैं, ये भी अगर आप करना चाहते हैं तो ये भी मैं आपको करवा सकती हूँ कि द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ डैश डिस्ट्रीब्यूशन दैट रेंजेस फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताया ना कि ये कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर सिग्मा ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। अब याद रखें, सिग्मा जो है ना, सिग्मा या स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस, ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं। ये नेगेटिव में इसका आंसर आ ही नहीं सकता सिग्मा का। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ बेल शेप्ड, ये एक बेल शेप होती है और ये सिमेट्रिकल इसको कहते हैं, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। सिमेट्रिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी लेफ़्ट और राइट साइड बिल्कुल आपस में एक दूसरे के बराबर है, एक जैसी है। इफ़ एक्स फॉलोज नॉर्मल 50 एंड 25, अब आपको पता है ये जगह म्यू की होती है और ये जगह सिग्मा स्केयर की होती है। लेकिन पूछा जाए ना नॉर्मल के पैरामीटर्स क्या हैं, तो पैरामीटर्स म्यू एंड सिग्मा हैं, लेकिन यहाँ पे ये जगह म्यू की है, ये जगह सिग्मा स्केयर की है। देन सिग्मा क्या होगा? अगर ये सिग्मा स्केयर है तो सिग्मा यकीनन 5 होगा, इसका अंडर रूट ले लें तो 5 आएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। द मैक्सिमम ऑर्डिनेट ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व इज़ एट z इज इक्वल टू 0। मैक्सिमम ऑर्डिनेट, अगर मैं आपको कहूँ ना, मैक्सिमम ऑर्डिनेट ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व इज़ एट z इज इक्वल टू, z के बराबर, वो 0 के बराबर होगा नॉर्मल मैक्सिमम ऑर्डिनेट जो है। इन अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इफ़, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन z 0.975 हो, बराबर है 0.975, देन ये पॉइंट क्या है? अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ स्टूडेंट्स कि ये जगह जो है ये पॉइंट्स की होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन दिस वन, ये पॉइंट्स की जगह होती है और ये प्रोबेबिलिटीज़ की जगह है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन है ना, ये प्रोबेबिलिटी की जगह, या इसको हम एरिया भी कहते हैं। तो अब इस स्टेटमेंट को देने के बाद ये पॉइंट पूछ लिया गया है, ये पॉइंट, तो इसका तो एक पूरा प्रोसीजर है। इसके क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। आपको पता है ना कि लेस है तो इस पर फार्मूला क्या अप्लाई होगा? इस पर फार्मूला अगर इसको मैं सॉल्व करूँ, इस साइड को, लेफ़्ट हैंड साइड को, तो ये इसके बराबर होगी 0.975 फाई ऑफ दिस वन। और इसको आपको पता है टेबल में जाके देखते हैं, टेबल नंबर 9 में आप जाके देखेंगे, ठीक है। इसको टेबल नंबर 9 में देखेंगे, बल्कि टेबल नंबर 9 में नहीं देखेंगे, ये यहाँ लिखेंगे इज इक्वल्स टू, ये लिखेंगे, ठीक है। अब ये फाई यहाँ पे है और हमें यही पॉइंट चाहिए, ये अननोन है पॉइंट है। फाई इस इक्वल के दूसरी तरफ चला जाएगा, इसके साथ जाके इन्वर्स हो जाएगा, इधर है तो इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, फाई इन्वर्स दिस वन। और इसको हम टेबल नंबर 10 में, इन्वर्स वाले फाई को हम टेबल नंबर 10 में देखते हैं। अकेला फाई होता तो उसको हमने 9 में देखना था। टेबल नंबर 10 में जाके देखेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो 1.96 होगी और वो हमारा आंसर है। द मैक्सिमम ऑर्डिनेट ऑफ अ नॉर्मल कर्व इज़ एट x इज इक्वल्स टू म्यू। मैक्सिमम ऑर्डिनेट ऑफ अ नॉर्मल कर्व इज़ एट x इज इक्वल्स टू म्यू है। मैक्सिमम ऑर्डिनेट म्यू एक्स में, एक्स म्यू के बराबर होता है। ये हमने क्वेश्चन में भी सॉल्व किया है
द टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व, ये आपको पता है 1 के बराबर है, यूनिटी। द डैश ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कॉरेस्पॉन्ड्स टू z इज इक्वल टू 0। जी, द मीन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो मीन है ना, मीन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कॉरेस्पॉन्ड्स टू z इज इक्वल टू 0 इन द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में z 0 के बराबर होगा, उसका मीन आ जाएगा हमारे पास। जी, नेक्स्ट है इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन, मीडियन एंड मॉड आर इक्वल। ये आपको पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन, मॉड तीनों इक्वल के होते हैं, म्यू के बराबर होते हैं। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको पता है म्यू प्लस माइनस, ये फार्मूला है 0.6745 सिग्मा, और माइनस के साथ Q1, ये Q1 का फार्मूला, प्लस है तो Q3 का फार्मूला है, ठीक है। इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्वार्टाइल डेविएशन मैंने आपको बताया 2/3 सिग्मा के बराबर है, मीन डेविएशन अप्रॉक्सीमेटली 4/5 सिग्मा। ये फिगर आपको याद करने हैं। ये क्वार्टाइल डेविएशन 2/3 के बराबर है और मीन डेविएशन 4/5 सिग्मा के बराबर है। द लिमिट्स म्यू प्लस माइनस 0.6745 सिग्मा इंक्लूड्स, ये कितने परसेंट एरिया को इंक्लूड कर रहा है, एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व, ये कर रहा है इंक्लूड 50% को, क्योंकि ये 0.6745 सिग्मा क्वार्टाइल से रिलेटेड फार्मूले में आ रहे हैं ना, क्वार्टाइल से रिलेटेड फार्मूला में आ रहे हैं, तो इट मीन्स दोनों क्वार्टाइल्स के दरमियान Q1 और Q3 के दरमियान कितना पोर्शन है, 50%। ये बात आप याद रखें कि दो क्वार्टाइल्स, यानी कि अगर इस तरह डायग्राम है हमारे पास और आपको पता है सेंटर में मीन है, इस जगह अगर Q1 है, इस जगह Q3 है, तो ये जो पोर्शन है ना क्वार्टाइल्स के दरमियान, ये 50% का है। उसके बाद इसका तो आपको समझ आ गया कि इसका दरमियान एरिया 50% है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ी है ना, म्यू प्लस माइनस सिग्मा, म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा, म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा, ये कितने कितने परसेंट है, 68.27%, 95.45 सिग्मा, 99.73%। और ये मैं आपको बता देती हूँ, ये हमने अभी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में की हैं, ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें हमने ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि इनका एरिया कितने कितने के बराबर है। ये सारे फिगर्स आपको ज़ुबानी याद हों। इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ऑड ऑर्डर मोमेंट्स अबाउट मीन आर 0। आपको होता है तमाम ऑड ऑर्डर मोमेंट 0 के बराबर हैं। इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन β1 इज इक्वल टू 0 और β2 आपको पता है 3 के बराबर होता है। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नीदर प्लेटिकर्टिक नॉर लैक्टोकर्टिक बट मेसोकर्टिक, लेकिन वो मेसोकर्टिक है, ठीक है। प्लेटिकर्टिक भी नहीं है, लेप्टोकर्टिक भी नहीं है, मेसोकर्टिक, यानी कि आपको पता है ना, एक पीक वाली होती है, एक सेंटर वाली होती है और एक ऐसे सीधी वाली है। तो ये सेंटर में जो है ना, ये इसको हम कहेंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मेसोकर्टिक। पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ अ नॉर्मल कर्व आर इक्विडिस्टेंट। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यानी कि जो एक दूसरे के यानी कि दरमियान में ये है ना, तो इस वाला पोर्शन बिल्कुल रिफ्लेक्ट कर रहा है इस वाले पोर्शन को, जैसे दरमियान में शीशा रख दिया गया हो और दोनों आपस में रिफ्लेक्ट कर रहे हो, तो वो बराबर फासले पे हैं। जी, यहाँ पे मार्क ऑफ हमने ट्रू फॉल्स में करना है। ये भी एक किस्म का कह लें कि MCQs आपको एक्सप्लेन करने का तरीका है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ 2 पैरामीटर्स नेमली म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। नो, म्यू एंड सिग्मा, ये ट्रू यहाँ पे लिखा गया, ये फॉल्स है, क्योंकि आपको पता है म्यू एंड सिग्मा इसके पैरामीटर्स हैं, सिग्मा स्क्वायर नहीं। इफ एक्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर देन इट इज़ डिनोटेड बाय एक्स फॉलोज नॉर्मल। ट्रू, ये ठीक है। द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ मीन 0 और वेरिएंस 1, ये ट्रू है। स्टैंडर्ड नॉर्मल में आपको पता है ना 0 एंड 1 के बराबर होता है। द मैक्सिमम ऑर्डिनेट ऑफ अ स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व इज एट z इक्वल्स टू 1, ये फॉल्स है। द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल अबाउट z इज इक्वल्स टू 0, ये ट्रू है। इन अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इफ़ हमारे पास ये हो, ये आपने क्वेश्चन को चेक करना है अकॉर्डिंग टू, जिस तरह मैंने आपको बताया कि पॉइंट फाइंड करने का कैसे तरीका होगा कि फाई ऑफ दिस वन, फिर फाई इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, फिर इसको आप जाके टेबल से देखना है। इसी तरह फाई ऑफ दिस वन और फाई आका इन्वर्स हो जाएगा, इसको आपने टेबल से देखना है, आंसर टेबल नंबर 10 में देखना है फाई इन्वर्स को। इसी तरह ये भी है, इसका फार्मूला आपने लगाना है, इसको सॉल्व करना है और ए की वैल्यू आ जाएगी। द नॉर्मल कर्व हैज़ मैक्सिमम ऑर्डिनेट एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। जी, ये 0 पे मैक्सिमम ऑर्डिनेट नहीं होता, एक्स इज इक्वल्स टू म्यू पे मैक्सिमम ऑर्डिनेट होता है। नेक्स्ट,
क्लास ये जो मैं करवा रही हूँ आपको ये एक्सरसाइज नंबर 10.3, इससे आपके MCQs बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे, आपको कोई इश्यू रहेगा ही नहीं इंशाल्लाह। फिर भी अगर कुछ भी पूछना हुआ तो ज़रूर आप मुझसे पूछ सकते हैं। मार्क ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज फॉलोज आर ट्रू। द शेप ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स अपॉन इट्स पैरामीटर्स नेमली म्यू एंड सिग्मा। कि शेप, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप डिपेंड कर रही है अपॉन इट्स पैरामीटर, इसके पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रही है जो कि म्यू और सिग्मा। यस, ये करेक्ट है, ट्रू। द पैरामीटर म्यू सिग्मा कंट्रोल्स द रिलेटिव फ्लैटनेस ऑफ द नॉर्मल कर्व। ये भी ट्रू है कि सिग्मा जो है ना, सिग्मा उसकी, अच्छा म्यू या ये इसकी कह लें कि ये इसको कंट्रोल करता है कि आपका डाटा ऐसे है या मज़ीद इधर है या इधर है, किधर है। ये म्यू कंट्रोल करता है इस चीज़ को, और सिग्मा किस चीज़ को कंट्रोल करता है कि आपका डाटा ऊपर है या मज़ीद ऊपर है, यानी कि एक ही जगह पे उसको कंट्रोल करता है, फ्लैटनेस को कंट्रोल करेगा। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ बेल शेप्ड। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको इसके नाम बड़े अच्छे तरीके से आने चाहिए। इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन मीडियन मॉड बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन Q1 बराबर है म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा और Q3 बराबर है म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा। इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड वेरिएंस आर ऑलवेज इक्वल। याद रखें कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन वेरिएंस के बराबर नहीं होता, फॉल्स। मीन मीडियन मॉड बराबर होते हैं, मीन और वेरिएंस कभी भी बराबर नहीं होता। द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू होती है। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम सिग्मा कहते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 0.6745 सिग्मा होता है। मीन डेविएशन आपको पता है 0.7979 सिग्मा, और ये 2/3, ये 4/5, ठीक है। यहाँ पे हम 2/3 लिख सकते हैं सिग्मा, 4/5 सिग्मा। द 2 पॉइंट्स कंटेनिंग द मिडल 95.45 सिग्मा % एरिया अंडर अ नॉर्मल कर्व, म्यू प्लस माइनस सिग्मा हो जाएगा। इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑल इवन ऑर्डर मोमेंट्स अबाउट मीन आर ज़ीरो। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तमाम जो इवन ऑर्डर मोमेंट्स हैं ना वो ज़ीरो है, नहीं ये गलत है, ऑड ऑर्डर मोमेंट्स ज़ीरो के बराबर होते हैं। इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ऑड ऑर्डर मोमेंट्स अबाउट मीन आर ज़ीरो, ये ठीक है। इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन β1 अगर ज़ीरो है तो β2 3 है, ये ट्रू है। द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द नॉर्मल कर्व लाई एट म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा, नो ये गलत है। The normal curve gets closer and closer to the x-axis but never touch it. Yes, it is correct. वो उसके साथ लाइन के साथ साथ चलता जाता है लेकिन उसको टच नहीं करता, ये इसकी प्रॉपर्टी में आता है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका 10th चैप्टर की डेफिनेशन की एक्सप्लेनेशन और MCQs कंप्लीट हो गया है। अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख लें तो आपको आई होप कोई भी मसला नहीं रहेगा 10th चैप्टर की डेफिनेशन या MCQs में, और ये मेजर पोर्शन है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बड़ी अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी अगर आप इसको कंप्लीट करें। नेक्स्ट 11 चैप्टर की वीडियो के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो सेपरेट बनाऊंगी, उसमें भी डेफिनेशन एंड MCQs एक्सप्लेन करूंगी। 11 चैप्टर की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ज़रूर पेपर में आती हैं इसमें से, और सारी की सारी ही आ जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।